हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीडीपी की थर्ड क्लास से मैं आज आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सामाजिकरण किसे कहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, सामाजिकरण के विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सामाजिकरण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाऊंगी। देन मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अध्यापक की क्या भूमिका होती है और परिवार की क्या भूमिका होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। अगर हम सामाजिकरण की बात करें, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो सामाजिकरण से तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा केवल एक प्राणी के समान होता है, और जैसे वह समाज में वो आता है, समाज के व्यवहार, समाज के रहन सहन, तौर तरीकों को देखता है, तो बालक के अंदर धीरे धीरे सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाले सामाजिक गुणों को ही सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया हम कह सकते हैं। हम बात जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं किसी बच्चे का जन्म हुआ, एक शिशु का जन्म हुआ। जब शिशु का जन्म होता है तो वो जो शिशु के अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। उसे सही गलत की समझ नहीं होती, नैतिक और अनैतिक के बीच का भेद पता नहीं होता, उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, रहन सहन का तौर तरीका उसे पता नहीं होता, उसे क्या खान पान करना चाहिए, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो जैसे जैसे वो अपने आसपास के परिवेश को देखता है, और जैसे जैसे आसपास के परिवेश को देखता है, आसपास के परिवेश के संग अंतःक्रिया स्थापित करता है कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट जैसा होगा उसके अनुकूल व्यवहार करना सीखेगा, समाज की मान्यताओं को जानेगा, समाज की परंपराओं को जानेगा, रीति रिवाज को जानने लगता है, उसको समाज के संग अनुकूलन स्थापित करने लगता है, और ये सारी जो प्रवृत्तियां वो सीख जाता है। तो इस प्रकार उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिकरण की भावना का विकास होने लगता है। उसमें सहयोग की भावना और सहानुभूति की भावना, समाज के संग अनुकूलन स्थापित करने की भावना, इसका विकास बालक में होने लगता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सीखता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं और रहन सहन का तौर तरीका आदि गतिविधियों को बालक सीखता है। उसे पता चलता है कि समाज के संग उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार से समाज के संग अनुकूलन स्थापित करना है। सामाजिकरण एक किस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति होता है संस्कृति को आत्मसात करता है, संस्कृति को मतलब ग्रहण करता है अपने अंदर। संस्कृति से तात्पर्य रहन सहन के तौर तरीके, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं, तो इन सबको वो आत्मसात कर लेता है, और उसको पता होता है कि इस परिस्थिति में मुझे इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो मनुष्य होता है वो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक रूपों से परिचित हो आता है। उसे पता चलता है कि संस्कृति है कि जो भौतिक रूप हैं उसको मुझे कितना मतलब महत्वपूर्ण देना चाहिए, या मुझे जो संस्कृति के जो अभौतिक रूप है मुझे उसको महत्व देना चाहिए। उन दोनों के बारे में जानकारी से काफ़ी हद तक हो जाती है। सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पूर्व बालक जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। या जन्म के बाद वो एक सामाजिक प्राणी होता है तो ये गलत है। जैसे जैसे वो समाज में उठता बैठता है, अपने परिवेश के संग अंतःक्रिया करता है, तब वह सामाजिक प्राणी बनता है, और तब से ही उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होने लगता है। अब हम बात करें कि जो व्यक्ति है उसके अंदर सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिकरण की भावना के अनुरूप वो अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाता है। जैसे जैसे समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन आता जाएगा, जैसे जैसे बालक या किसी व्यक्ति की समाज में भूमिका में परिवर्तन आता जाता है, उसी के अनुरूप बालक अपने या व्यक्ति अपने व्यवहार को सीखता रहता है या व्यवहार का प्रदर्शन करता रहता है। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ तब समाज में उसकी भूमिका अलग होती है, तब उसका व्यवहार अलग होता है, उसका आचरण अलग होता है। जब बच्चा समाज से बाहर निकलता है, अब कोई व्यक्ति समाज से बाहर निकलता है, तब उसकी भूमिका अलग होती है, उसका आचरण, उसके व्यवहार करने का अलग होता
तौर तरीका अलग होता है, उसी के अनुरूप वह अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब उसकी शादी जाती है, किसी व्यावसायिक क्षेत्र में जाता है, तब उसकी समाज में भूमिका बदल जाती है, उसके अनुरूप वह व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जीवन पर्यंत परिवर्तन आता है और जीवन पर्यंत वो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रण चलती रहती है। अगर हम समाजीकरण की एक प्रक्रिया की एक निश्चित तौर पे बात करें कि समाजीकरण क्या है, तो किसी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाना ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकार होता है समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया। दूसरा प्रकार होता है समाजीकरण की गौण प्रक्रिया। समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया में बालक का समाजीकरण आंतरिक वातावरण से प्रभावित होता है, जैसे परिवार। घर परिवार के विभिन्न सदस्यों का एक दूसरे के संग जिस प्रकार का संबंध होता है या एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार होता है, बालक भी ठीक उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाता है। अगर बालक के समक्ष अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बालक भी उसी प्रकार के व्यवहारों को अपने जीवन में धारण कर लेता है। और बालक के अंदर सबसे ज़्यादा इस अवस्था में मतलब इस प्रक्रिया में बालक के अंदर सबसे ज़्यादा अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण के माध्यम से समाजीकरण की भावना को सीखता है या बालक का समाजीकरण होता है, सामाजिक गुणों को सीखता है। बालक का पालन पोषण जिस प्रकार से किया जाता है, अगर बालक का पालन पोषण अच्छे वातावरण में किया गया है, घर परिवार का अच्छा माहौल है, तो बालक के अंदर सकारात्मक रूप से सामाजिक गुणों की भावना का विकास होता है। अगर बालक का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं किया गया, उसे खान पीन उठने बैठने की समझ नहीं बताई गई, नैतिक अनैतिक व्यवहार के बीच का अंतर नहीं बताया जाता है बालक को, तो बालक के अंदर अच्छे सामाजिक गुण विद्यमान नहीं हो पाते हैं और बालक अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। और यह जो प्राथमिक प्रक्रिया यह बालक की भविष्य में होने वाली समाजीकरण की अवस्थाओं का आधार प्रदान करती है, क्योंकि इसी के आधार पर बालक इसी प्राथमिक प्रक्रिया के आधार पर यह घर परिवार में जिस प्रकार का व्यवहार सीखता है, इसके आधार पर भी वो भविष्य में व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसी आधार पर वो भविष्य में अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि ज़्यादा समय जब उसका जन्म होता है तो काफ़ी समय तक 6 वर्ष से पहले तक वो अपना ज़्यादा समय घर परिवार में व्यतीत करता है। जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो सबसे ज़्यादा वो समय जो व्यतीत करता है वो समूह में करता है। तो उसी प्रकार से बालक के अंदर समाजीकरण की भावना का विकास होता रहता है। अगर हम बात करें समाजीकरण और इसी प्रथम प्रकार में ही बालक जो अपने जीवन की शुरुआत करता है, उसके अंदर अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। दूसरे प्रकार की बात करें तो समाजीकरण की गौण प्रक्रिया में जो बालक का जो समाजीकरण होता है वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, जैसे समाज, पड़ोसी, विद्यालय, खेल का मैदान, राजनैतिक संस्थाएं, बाजार व दुकान जैसी आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं। तो इन सबसे बालक का जो समाजीकरण है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जैसे कि आस पड़ोस या समाज में जिस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा बालक के साथ समाज में, और समाज में जिस प्रकार से सहयोग की, सहानुभूति की आपसी सहमति की भावना होगी बच्चे के अंदर, उसी प्रकार की भावना विकसित होगी। अगर समाज में उसकी निरंतर भूमिका, बालक की समाज में निरंतर भूमिका बदलती रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो समाज में उसका की अलग भूमिका होती है। जब बच्चे क्या कहते हैं धीरे धीरे बड़े होते आते हैं तो समाज में उसकी भूमिका बदलती रहती है, ठीक उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। पड़ोसी का जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जिस प्रकार से उसके अंदर आचरण होते हैं पड़ोसी के, ठीक उसी के अनुकूल बच्चे के अंदर आचरण विकसित हो जाते हैं। तो ये जो बालक का जो समाजीकरण है ये दोनों ही प्रकारों से प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है परिवार को, क्योंकि परिवार में अगर अच्छे गुण विद्वान नहीं होते, बेशक उसी के अनुसार वो समाज में अपने गुण विद्वान करता है। अगर परिवार से उसे अच्छे सामाजिक गुण नहीं मिले हैं तो वो गौण अवस्थाओं के आधार पर भी अच्छे सामाजिक गुण अपने अंदर विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि उसे उसी गुणों के आधार पर ही सब गौण जो प्रकार है उसमें अपने गुणों का प्रदर्शन करना है, उसके आधार पर ही वो आगे जो समाजीकरण के गुणों को वो सीखता है। अब हम बात करें समाजीकरण का सिद्धांत। समाजीकरण के सिद्धांत की बात करें तो समाजीकरण के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत कुले द्वारा प्रतिपादित है, कुले ने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत के नाम से ही मतलब
पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि स्वदर्पण, स्व मतलब इसमें अपने आप को, जो बालक होता है अपने आप को देखता है, अपने बारे में सोचता है, स्व अवधारणा बालक के अंदर विकसित आती है। जैसे कि वो समाज में इस अवस्था, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले घर परिवार में रहता है, घर परिवार के बाद वो समाज के संपर्क में, जैसे जैसे वो समाज में के अन्य लोगों के संपर्क में आता है वैसे वैसे अपने बारे में वो धारणा बना लेता है कि समाज के जो सदस्य मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे समाज के अनुकूल कैसा व्यवहार करना चाहिए, मेरा व्यवहार क्या समाज के अनुकूल है या नहीं है, मतलब अपने आप को जज करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बालक में स्वधारणा का विकास होता है। स्वधारणा मतलब अपने खुद के बारे में धारणा, अपने खुद के बारे में बच्चा सोचने लगता है, सोच विचार करने लगता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपने व्यवहार में, मेरे व्यवहार में सामाजिकरण की भावना ही नहीं है और मैं सामाजिक भूमिका या सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार ही नहीं कर रहा हूँ, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। परिवार में, आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है। परिवार में जितना समय व्यतीत करता है उतना अपने आसपास के वातावरण में और समूह में समय व्यतीत करता है। समूह में बच्चा ज़्यादा खेलता है, समूह में खेल के माध्यम से बालक का समाजीकरण होता है, क्योंकि बालक के समाजीकरण की प्रथम साधन तो परिवार माना जाता है, लेकिन द्वितीय साधन समाज, और समाज में ही आते हैं अब सामाजिक वातावरण, विद्यालय, और विद्यालय के बाद आ गया मित्र मंडली। तो इन सब के द्वारा बालक के अंदर समाजीकरण की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार मानी जाती है। परिवार के माध्यम से बालक में गुण विद्वान होते हैं और बालक अपने आप को जानने लगता है। जो दूसरा सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत, मैं और मुझे के सिद्धांत से ही आपको पता चल रहा है कि बालक के अंदर मैं की भावना और मुझे की भावना विकसित होने लगती है, क्योंकि वो जैसे जैसे समाज में निकलता है वैसे वैसे वो समाज के अनुकूल व्यवहार करने लगता है और बालक के अंदर बहुत सारे गुण विद्वान हो जाते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो मैं और मुझे का सिद्धांत है ये मीड द्वारा प्रतिपादित है। इस सिद्धांत को मीड ने दिया है और इसमें यही है, इस सिद्धांत के अनुसार यही है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है बालक के अंदर धीरे धीरे अवधारणाएं विकसित होने लगती हैं और उसकी भूमिका में भी परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार की अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो समाज के अनुकूल व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके व्यवहारों से समाज के अन्य सदस्य प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, और इस प्रकार से उसके अंदर मैं की भावना, मतलब मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या लोगों की क्या धारणा है और मेरे व्यवहार का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बात चीज़ों को वो सोचने लगता है। जब वो इन सब चीज़ों को सोचता है तो समाज के अनुकूल एक उत्तम व्यवहार का प्रदर्शन करने लगता है। मुझे की भावना विकसित धीरे धीरे बच्चे के अंदर होने लगती है। मुझे की भावना विकसित होने के कारण वह सामाजिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने लगता है, सामाजिक गतिविधियों से वो प्रभावित होता है और उसके अंदर काफ़ी सारे सामाजिक गुण विद्यमान होने लगते हैं। मतलब सामाजिक गतिविधियों में कि मुझे ये काम दो मैं ये काम करूँगा, मुझे ये काम दो मैं ये काम कर सकता हूँ, इस प्रकार की भावना विकसित मैं में कि मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। वो जब ये वाली बातें बालक के अंदर आती हैं तो बालक उसके अनुसार अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम व्यवहार का प्रदर्शन करना। मुझे की भावना आएगी तो मुझे की भावना में बालक समाज के में जितनी गतिविधियों का आयोजन किया था वो अधिक से अधिक काम मांगते कि मुझे एक काम तो मैं कर लूँगा, मुझे एक काम तो मैं कर लूँगा। जब वो देखते हैं कि हाँ उसे वो काम कर रहा है, उसे समाज में प्रशंसा मिल रही है, पुरस्कार मिल रहा है, अच्छे सकारात्मक रूप से पुरस्कार मिल रहा है, तो उस काम को और बढ़ चढ़ के उस काम में और हिस्सा लेने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अब घुलता मिलता है लोग, उसमें सब सहयोग की भावना आती है, अच्छी प्रवृत्ति बालक के अंदर विकसित होती है। तो इस प्रकार से जो समाजीकरण का दूसरा सिद्धांत है। तीसरे सिद्धांत की बात करें तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दुर्खिम ने किया है। दुर्खिम ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक होता है समाज की विचारधारा के अनुरूप व्यवहार करता है, कि समाज की किस प्रकार की विचारधारा है, समाज की क्या मान्यता है, समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, समाज के नियम के अनुसार वो अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। बालक के अंदर धीरे धीरे मूल्य की भावना का विकास होने लगता है कि कौन से मूल्य अच्छे हैं, अपने जीवन में उसे किन मूल्यों को अपनाना चाहिए, किन मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए। मतलब ज़्यादातर बच्चे के अंदर फीलिंग्स आ जाती है, इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, उसे पता चलता है अगर उसने किसी के साथ अवांछनीय व्यवहार किया तो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मुझे इसके संग ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। विश्वास, मतलब इसमें बालक
इजली दूसरे पे मतलब विश्वास के आधार पर ही बालक समाजीकरण की भावना को विकसित करता है। जैसे कि किसी अनजान, किसी अननोन पर्सन, किसी अननोन व्यक्ति से वो इजली घुलता मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता जब तक उस पर विश्वास नहीं आता। अगर किसी अननोन व्यक्ति पर या अननोन पर्सन पे उसे विश्वास होता तभी उसके संग घुलता मिलता है, उससे बात करता है, उसके संग सहयोग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। तो इसमें जो बालक का समाजीकरण है वो विश्वास पर आधारित होता है, आदर्श, अच्छे आदर्शों पर आधारित होता है। अगर बच्चों के संग अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, अच्छे तरीके से उसके संग व्यवहार किया जा रहा है, तो बच्चे के अंदर समाजीकरण की उत्तम भावना का विकास हो जाता है। संस्कार अगर जिन लोगों के संपर्क में रह रहा है उनके संस्कार अच्छे हैं तो बच्चे के अंदर भी अच्छे संस्कार डेवलप होने लगते हैं। प्रगतिशील अवस्था में जैसे कि उसे ऐसे कौन से गतिविधियाँ, ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उसका समाज में एक अच्छा स्थान मतलब कायम हो सके, समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर ले। तो इन सब के अकॉर्डिंग वो अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है और इसी के अनुसार वो अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। धीरे धीरे बालक में समाजीकरण की भावना का विकास होने लगता है। और बालक इस अवस्था में बालक जैसे अन्य लोगों के संपर्क में आने लगता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार का अनुसरण करता है। जिस व्यक्ति के संपर्क में है उसका जिस प्रकार का व्यवहार होगा तो उस प्रकार के व्यवहारों का वो अनुसरण करने लगता है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो पहला प्रकार है पालन पोषण। बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर जिस प्रकार बालक के समाजीकरण में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक किसी न किसी परिवार में जन्म लेता ही है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे परिवार के सदस्यों के अन्य परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता जाता है और जब उनके संपर्क में आता है तो परिवार के सदस्यों में जिस प्रकार की सामाजिक गुण या भावना पाए जाती है, जैसे कि प्रेम की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, सहनशीलता की भावना होती है, ठीक उसी प्रकार के गुण बच्चे में भी विद्यमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बालक में समाजीकरण, परिवार से बालक का समाजीकरण प्रभावित होता है और बालक में समाजीकरण के गुण विकसित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक शिक्षण की। तो सामाजिक शिक्षण के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की प्रक्रिया की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन अवस्था में हम ज़्यादातर देखते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की। इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर बालक का समाजीकरण सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और इन्हीं तीनों अवस्थाओं के आधार पर बालक के अंदर सामाजिक गुण अधिक रूप से विकसित हो पाते हैं। बाद में तो जो बच्चा इन तीनों अवस्थाओं में जिस भी प्रकार के सामाजिक गुण बालक में विकसित होते हैं उसी के अनुकूल वह व्यवहार करता है, लेकिन उसकी भूमिका समाज में उसकी सामाजिक में उसकी भूमिकाओं में परिवर्तन आने लगता है। तो जो पहला काल है, हम पहले अवस्था की बात करें, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक के समाजीकरण का प्रभावित करने वाले जो साधन होते हैं, हम बात करें कि बालक का जो समाजीकरण होता है किससे प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा वो परिवार से प्रभावित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो समय जब व्यतीत करता है अपने परिवार में करता है। अनुकरण की प्रवृत्ति के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनमें जिस प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान होती है उसी प्रवृत्ति को अनुकरण करके बालक में के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। सहयोग द्वारा, अगर घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उसके संग सहयोग की भावना है, उनमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि उसके पालन पोषण से संबंधित, उसके पहनावे से संबंधित उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास से संबंधित उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं और उसके अनैतिक और नैतिकता के बीच के अंतर के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार का उसे व्यवहार करना चाहिए, समाज के क्या नियम है, क्या कायदे हैं, कानून है, उसे समाज में किस प्रकार अपना स्थान कायम करना चाहिए। अगर सब परिवार के विभिन्न सदस्य उसे सहयोग प्रदान करते हैं तो इस बालक में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। नेक्स्ट, आश्रित। जो इस अवस्था में, शैशवावस्था में होता है, बालक अपने घर परिवार पे आश्रित होता है। पूरे जितने परिवार के जितने सदस्य हैं, माता पिता, उन पे आश्रित होता है। उनका जिस प्रकार का व्यवहार होता है बालक उसी प्रकार के व्यवहार को सीखता है। छोटे से छोटे कार्य के लिए वो दूसरों पर आश्रित रहता है, तो इसके माध्यम से तो वो कॉपी करता है। तो इसके संग अगर बालक के समक्ष अगर अच्छे सामाजिक गुणों को व्यक्त नहीं किया जाएगा तो बालक के अंदर अच्छे तरीके से सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बालक में ज़्यादा बात प्रदर्शन देखने को मिलता है कि अपने तरह तरह की बहाने, तरह की बातें करके दूसरों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो इसके माध्यम से भी आत्मवाक के माध्यम से ही बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है और बालक का समाजीकरण चलता रहता है। अब हम बात करें बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बात करें तो बाल्यावस्था में जो बालक के समाजीकरण के विकास का जो साधन माना जाता है, परिवार,
विद्यालय और समाज, क्योंकि बच्चा जब परिवार में भी समय व्यतीत करता है और उसके बाद विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो समाज में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करना था, उसके फ्रेंड्स सर्कल बढ़ जाते हैं, समूह में ज़्यादा रहना पसंद करता है, समूह की प्रवृत्ति बच्चे में ज़्यादा पाई जाती है। विद्यालय में समय व्यतीत करता है तो बालक के सामाजिकरण पर परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीनों का सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में बालक में आक्रामक व्यवहार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, गुस्सा होना और चिड़चिड़ापन, इस तरह की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रशंसा। बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो उसे सामाजिक प्रशंसा चाहिए होती है, जैसे कोई भी व्यवहार करता है या फिर ये बता कि अपना ऐसे ऐसे हरकतें करता है, ऐसे ऐसे बातें वो बोलता है, ऐसे ऐसे वाक्य को बोलता है जिससे कि अन्य लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। और अगर वो किसी प्रकार का व्यवहार करेगा, उसके व्यवहार को उसको प्रशंसा नहीं की जाएगी कि हाँ तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम इस अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हो, या तुम्हारे अंदर ये सहयोग की भावना है, तो सहयोग की भावना की अगर उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी तो उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसे चाहिए होता है कि समाज के जितने भी अन्य सदस्य हैं जिनके संग वो रह रहा है वो उसकी प्रशंसा के। विद्यालय, अगर विद्यालय में मान लो कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा है, अगर टीचर उसकी प्रशंसा नहीं करता है तो उसके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया का विकास आगे की ओर नहीं हो पाता है, पीछे की ओर चला जाता है। समूह में रहने की प्रवृत्ति, के माध्यम से ही बालक में सामाजिकरण के गुणों का विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहता है, उनकी जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार की उनमें अनुभूति होती है, उसी प्रकार की अनुभूति और भावना बच्चे में विकसित होने लगती है बालक में। सहयोग की भावना, सपोर्ट की भावना बता दें, अगर टीचर उसे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसके जो गुणों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर कोई बालक में अच्छा व्यवहार है कि अपनी चीज़ों को शेयर करता है, मिल बांट के मतलब रहता है, ग्रुप में स्टडी करता है और जो उसका व्यवहार अच्छा है, शांत स्वभाव का है, धैर्यशील है, तो उसके अगर व्यवहार को सपोर्ट किया जाएगा तो बालक में सामाजिकरण की भावना का अच्छे तरीके से विकास हो जाता है। इस आधार पर बालक में सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ज़्यादातर बच्चे में इस अवस्था में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पाई जाती है जितना, और वो हर चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होता है कि मतलब ये घटना, कोई भी घटना घटित हो रही है तो क्यों होती है, कैसे होती है, सीखने की, किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा होती है। तो उस बालक में जिस प्रकार शिक्षक बालक को जिस प्रकार का व्यवहार सिखाते हैं उसी प्रकार का वो व्यवहार सीखते हैं, तो इसके माध्यम से बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट, जवाबदेही द्वारा। बालक में ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी पाई जाती है, अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो उस कार्य के प्रति बालक अकाउंटेबल होता है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि ये कार्य तुम क्यों कर रहे हो तो वो बताता है, तो इस जवाबदेही के माध्यम से भी बालक में सामाजिक गुणों की भावना का विकास किया जाता है। जैसे कोई भी हरकत कर रहा है बच्चे ने, या किसी के संग मान लो किसी बालक के संग पक्षपात किया जा रहा है या फिर भेदभाव की प्रवृत्ति पाई जा रही है किसी बालक में, तो इसके अकाउंट के जवाबदेही, अगर जैसे कि बालक उसके कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं पक्षपात की भावना कैसे आई, तो बताता है कि इस तरह से पक्षपात की भावना आई, या इस तरीके से मैं भेदभाव कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये व्यवहार सीखा। तो शिक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बालक में सामाजिक गुणों का विकास करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक का सामाजिकरण धर्म, व्यवसाय, समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में प्रभावित होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने व्यवसाय को लेकर चिंता करने लगता है, व्यावसायिक क्षेत्र में जहाँ तक इनरोल हो जाता है, धर्म के आधार पर कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो अपना समय है वो समूह में व्यतीत करता है, अपने समूह का वो स्वयं चयन करता है अपनी विचारों के अनुसार, अपने व्यवहारों के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, तो उसके अनुसार ही बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास होने लगता है। मित्रों का कुछ मापदंडों के अनुकूल वो मित्रों का चयन करता है कि उसे किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए, किस प्रकार के मित्र नहीं बनाने। जैसे कोई भी बालक है या बालिका है तो वो अपने समान विचारों वाले बालक या बालिका को मित्र बनाना चाहेगा, समान भावना वाले, समान व्यवहार वाले, समान उद्देश्य वाले। तो इसके अनुसार कि अगर उसका जैसा व्यवहार है सेम उसके मित्र का भी वैसा व्यवहार है तो उसे अपना मित्र बनाएगा। अगर उसके जैसे कि डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका जो मित्र है वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस सर्कल में ज़्यादा रहना पसंद करता है। तो अपने कुछ मापदंडों के अनुकूल ही वो मित्रों का चयन करता है। और जो इस अवस्था में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है काफ़ी अधिक जटिल प्रक्रिया
होती है, क्योंकि बच्चा अधिक समय मित्र और मित्र मंडली में और समूह में रहना पसंद करता है और उनके साथ ही समायोजन करता है। समूह का जिस प्रकार का सामाजिक व्यवहार होता है, जिस प्रकार के समूह में सूझबूझ देखने को मिलती है, सेम उसी प्रकार के बच्चे के अंदर सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। मित्र मंडली में और समूह में रहकर ही बालक के में सामाजिक व्यवहार की भावना का विकास होता है, उत्तम सामाजिक व्यवहार की भावना का विकास होता है, सामाजिक सूझबूझ का विकास होता है, उसका बालक का आत्मविश्वास मजबूत होता है। अगर जो फ्रेंड सर्कल में रहता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, क्योंकि अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस प्रकार की भावना वो व्यक्त करता है। विषम लिंग के प्रति उसके आकर्षण बढ़ जाता है, जैसे कि किशोर और किशोर, इस अवस्था में पता भी होगा आपको सबसे ज़्यादा कि किशोर और किशोरी दोनों के बीच में प्रेम की भावना उपस्थित हो जाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और इसमें ये अवस्था जो अभी तक बिगड़ने की अवस्था मानी जाती है, संघर्ष और तूफान की अवस्था मानी जाती है, तो उसका अगर जितना फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा उतने उसका उसी तरीके से बालक में सामाजिक गुणों या समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो विश्वास पर आधारित समाजीकरण, विश्वास पर आधारित होता है। अगर उसे किसी भी गुणों पे या किसी भी चीज़ पर उसे विश्वास नहीं होगा उसके, तो उसमें समाजीकरण की भावना का विकास नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कोई उसका फ्रेंड दोस्त है, अगर उसका दोस्त बनना चाहता है तो उस पर वो विश्वास करेगा, तभी वो अपना, जैसे कि कोई भी मान लो कोई लड़का है किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है, जब तक वो अपना उस पर विश्वास नहीं करता, उसे यकीन नहीं आता कि ये मेरा दोस्त है, अच्छा है, मेरा भला बुरा चाहता है, मैं इसके, मेरी विचारधाराएं, हम मेरी और इसकी दोनों की विचारधारा सेम है, हमारे सेम गोल्स हैं, मैं इसके संग रहूँगा तो मेरे का समाज में मेरा एक उच्च स्थान कायम होगा, तभी वो अपना दोस्त उससे बनाता है। तो विश्वास पर आधारित इसका समाजीकरण होता है, खुले मन से वो मतलब उसको अपना लेता है, खुले मन से उसके संग रहने लगता है। तो इस प्रकार से जो विश्वास पर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे में विकसित होती है, समाजीकरण गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख अभिकर्ता। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में अध्यापक और परिवार दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम बात करें अध्यापक की भूमिका, तो अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जब बच्चे पहले मतलब विद्यालय जाने से पहले बालक जो होता है अधिक समय अपने परिवार में व्यतीत करता है, लेकिन इसके पश्चात जब वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तब से उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगती है। जो विद्यालय होता है वो केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन ही नहीं माना जाता, बल्कि बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से विकसित भी करता है बच्चे के अंदर। और इस जो बच्चे के अंदर समाजीकरण की जो प्रक्रिया विकसित करने की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो अध्यापक द्वारा निभाई जाती है। अध्यापक इस महत्वपूर्ण भूमिका में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अध्यापक क्या करता है, जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों के संग, कर्मचारियों के संग, प्रधानाचार्यों के संग और स्कूल के अन्य शिक्षकों के संग स्वस्थ मानवीय संबंध बनाता है। स्वस्थ मानवीय संबंध बनाता है तो बच्चा इन संबंधों को देखता है, सुनता है, समझता है। तो ये सारे जो बच्चे, वो टीचर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जिस प्रकार के टीचर के अंदर सामाजिक गुण है, वही गुण बच्चे के अंदर विकसित होने लगते हैं। अगर टीचर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे को सहायता प्रदान नहीं कर रहे, एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो बच्चे के अंदर भी सेम इसी प्रकार के गुण विकसित होने लगते हैं। कहते हैं कि एक शिक्षक के गुण सबसे ज़्यादा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया को या समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि स्कूल में वो सबसे ज़्यादा समय अपने सहपाठियों के संग व्यतीत करता है। स्कूल की प्रक्रिया के माध्यम से बालक में समाजीकरण की गुणों की भावना का विकास किया जाता है। शिक्षक क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसके माध्यम से बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं, जैसे कि रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, धर्म, इससे संबंधित बालक को विभिन्न प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। रहन सहन, उठने बैठने के तौर तरीके, व्यक्तित्व विकास से संबंधित बच्चों को काफ़ी हद तक जानकारी देकर और बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है शिक्षक। नेक्स्ट हम बात करें कि बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्य, मानकों आदि का ज्ञान देना उसके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। कि अगर शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बालक में सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों, आदर्शों आदि का भावना का विकास कर सके। और अगर शिक्षक इन सारी भावनाओं का विकास करेगा, सामाजिक विकास करेगा, उसका सांस्कृतिक विकास करेगा, विभिन्न प्रकार के मापदंडों का विकास करेगा, नियम, समाज के क्या नियम है, तो बालक का समाजीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ सकता है।
नेक्स्ट हम बात करें कि जो बालक का जो समाजीकरण होता है इस अवस्था में शिक्षक के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पर भी निर्भर होता है। अगर शिक्षक उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है तो बालक के अंदर सामाजिक गुणों का अच्छे तरीके से विकास होता है। बालक भी उसी प्रकार के व्यवहार को करने लगते हैं। बालक की मनोवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमताओं में भी उसी प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं। अब हम बात करें परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका के बारे में हम बात करें कि बालक का जो परिवार ही बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो उसमें पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। पशु प्रवृत्ति से उसे सामाजिक प्राणी बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो परिवार ही निभाता है। परिवार में माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का उस बालक के साथ या अन्य सदस्यों का एक दूसरे के संग किस प्रकार का व्यवहार है, इन सारे व्यवहारों पर ही बालक का समाजीकरण निर्भर करता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है, परिवार का सदस्य बनता है और उसका विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के जितने भी सदस्य हैं उनके संग एक अटूट संबंध स्थापित होता है। और जब उनके संग अटूट संबंध स्थापित होता है तो उन्हीं के अनुकूल वह व्यवहार करने लगता है। परिवार के माध्यम से ही बालकों में सही गलत की पहचान हो पाती है, उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित हो पाती है, बालक के व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, उसे किस प्रकार का खान पान अपने जीवन में अपनाना चाहिए, किस प्रकार का उसे रहन सहन होना चाहिए बालक का, उसकी वेशभूषा किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी भाषागत अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो निर्भर करती हैं उसके परिवार पर ही निर्भर करती हैं कि उसमें बालक में किस प्रकार के गुण परिवार विकसित कर पा रहा है। परिवार से ही बालक को पता चलता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए, किन किन कार्यों से उसे बचना चाहिए। इससे बच्चे इन सब चीज़ों को बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। समाज में क्या अच्छा है, ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे कि समाज उसकी प्रशंसा करे, समाज उसकी निंदा ना करे, समाज में एक अच्छा स्थान कायम हो सके उसका। और जो परिवार ही होता है जो बालक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे कौन सा काम, बच्चे को कौन सा काम अच्छा करना पसंद है और ऐसा बच्चा कौन सा काम करे जिससे कि समाज में उसका उच्च स्थान कायम हो, उसकी प्रशंसा हो। इस प्रकार का व्यवहार परिवार ही बालक को सिखाता है। परिवार बालक को सामाजिक प्रथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं आदि को के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि समाज के क्या नियम है, समाज के दायरे में रह के किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार नहीं करनी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर बालक का समाजीकरण करता है और परिवार की आर्थिक स्थिति बालक के समाजीकरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कभी कभी होता है कि बालक का समाजीकरण सकारात्मक रूप में विकसित ना होकर नकारात्मक रूप में विकसित हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बालक की आवश्यकताएं कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जो जिसकी पूर्ति परिवार करने में असमर्थ रहता है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति बालक खुद से स्वयं कहीं और से करने की कोशिश करता है। तो इससे बालक समाज के दायरे में कार्य नहीं करता है, समाज के नियम कानून परंपराओं रीति रिवाज को तोड़ के इसके विपरीत वो व्यवहार करता है, विपरीत कार्यों का चयन कर लेता है, जिससे बालक के जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो उसी वहाँ पे रुक जाती है और आगे की ओर नहीं बढ़ती है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, अगर बालक आगे मतलब जब लगातार नियंत्रण जीवन पर्यंत वो सीखता जा रहा है, उससे समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, उसके समाज में उसके भूमिका के अकॉर्डिंग वो व्यवहार कर रहा है, परिस्थिति के अनुकूल वह व्यवहार कर रहा है, तो बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया एक उत्तम प्रक्रिया मानी जाती है। बालक समाजीकरण जैसे जैसे उसके समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में विकसित होती जाती है वैसे वैसे समाज के में अनुकूलन स्थापित करने लगता है। बालक समाज में समायोजित स्थापित करने लगता है, समाज के साथ समन्वय स्थापित करके व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। अब आपको इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।